पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, वेन डायग्राम का है और सिंपल है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो जो आपको दी थी उसमें हमने यहाँ पर सिचुएशंस को 3 ग्रुप को कवर किया था, यहाँ पर 2 को ही कवर करने की बात कर रहा हूँ। बहुत व्याख्या नहीं, सीधा प्रश्न देखिए और कॉन्सेप्ट को समझ करके उत्तर कर लीजिए। 200 व्यक्तियों का समूह था जिसमें 90 लोग चाय पसंद करते हैं, 108 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 46 लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आपको डायग्राम का सहारा लेना पड़ता है। एक डायग्राम, एक सर्कल यहाँ पर चाय को प्रेजेंट करेगी, दूसरी सर्कल यहाँ पर कॉफ़ी को प्रेजेंट करेगी। यहाँ पर ऐसा होता है जैसे हम किसी के बारे में कोई डिटेल अगर देते हैं, कहते हैं कि चाय पसंद करते हैं, तो चाय तो पसंद करते हैं, इसके साथ साथ हो सकता है कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। तो मेरी बात से इस बात को मत तर्क निकाल लेना या निष्कर्ष निकाल लेना कि कॉफ़ी नहीं पसंद करते हैं। अगर हमने कहा चाय पसंद करते हैं तो मैं तो श्योर हूँ, बट हो सकता है कॉफ़ी भी पसंद करते होंगे। या अगर कोई कह रहा है कि कॉफ़ी पसंद करते हैं तो हो सकता है वो चाय भी पसंद कर रहे होंगे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी होती है जो दोनों पे पसंद करते हैं। लेकिन मार्केट में, हमारे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किसी भी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होते। इस प्रश्न में यही चीज़ क्लियर करने को कहा गया है। चाय पीने वालों की संख्या यहाँ पर 90 है जो चाय पसंद करते हैं। कॉफ़ी पीने वाले 108 लोग हैं, 108 लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। 46 लोग ऐसे हैं जो कि चाय कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। हमसे पूछा गया कितने ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पीने पसंद करते हैं ना तो कॉफ़ी। पहले अगर आप इस सर्कल की बात करो जिसको हम रेड कलर से यहाँ पे प्लॉट कर दे रहे हैं, जो चाय को प्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा गोला बता रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, इतने लोग। ये जो ब्लू कलर से आपने देखा है इसमें 108 लोग की संख्या है, 108, जो कि कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। 46 लोग ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन की, तो यह वह रीजन दर्शाता है जो केवल चाय पसंद करते हैं। जैसे हम आपको कहें कि भैया आप केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, मतलब आपके पास अगर ऑप्शन आएगा तो आप कॉफ़ी नहीं टच करेंगे, चाय ही पिएंगे। तो यह पूरा अगर 90 चाय का है जिसमें 46 लोग कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, तो ओनली टी, चाय ही केवल पसंद करने वाले लोग की संख्या 10 में से 6 4 होता है और 8 से 4 4 अर्थात 44 हो गई। 44 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल और केवल चाय ही पसंद करते हैं। इसी क्रम में अगर हम कॉफ़ी की बात करें, 108 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं लेकिन उसमें 46 चाय भी पीते हैं, 46 चाय भी पीते हैं। 8 से 6 निकला 2 और 10 से 4 निकला 6, 62 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। अर्थात इसकी बात अगर करें तो यह है केवल चाय और इसकी बात करें तो यह है केवल कॉफ़ी। अब हमको ये बताना है कि कितने लोग चाय कॉफ़ी दोनों पसंद नहीं करते हैं, नहीं पीते हैं। तो पहले तो आप उनकी संख्या बताएं जो पीते हैं, चाहे चाय पीते हैं चाहे कॉफ़ी पीते हैं। आप अगर इसको पूरा कंप्लीट ऐड कर दें तो ऐसे लोग जो किसी न किसी लिक्विड या किसी न किसी पेय पदार्थ को पीने में इन्वॉल्व हैं, सबको जोड़ के देखिए 44, 46 और 62। अगर जोड़ के देखा तो 6 4 10 2 12, 4 1 5 4 9 9 6 15, 152% ऐसे हैं जो 200 लोगों के समूह में हैं, जो अगर उनको चाय दीजिए तो चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी दीजिए तो कॉफ़ी पी सकते हैं, या हो सकता है दोनों पी सकते हों। बट संख्या टोटल 200 थी, तो इसका मतलब अगर हम 200 में से 152 घटा देते हैं तो 48 आएगा ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो समूह में ना तो चाय पीना पसंद करते हैं ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में दिख सकता है, आप आंसर जरूर कर पाएंगे अगर आप ऐसा प्रश्न देखेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जो इस तरह का प्रश्न है, जो एक समूह में गाय और सिर पैर के प्रश्न है। बेसिकली हमने स्टार्टिंग में लिखा नहीं था लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, सिर पैर के प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई समूह होगा जैसे कुछ जानवरों का जिनके 4 पैर होते हैं, कुछ के 2 पैर होते हैं। हम लोग की बात करा जाए 2 पैर होते हैं लेकिन सिर सबके एक होते हैं। तो सिर से काउंटिंग पता चलती है। जैसे हम कह रहे हैं समूह में भले 4 पैर वाले हों, 2 पैर वाले हों, लेकिन काउंटिंग सिर से होती है कि टोटल समूह में कितने सदस्य हैं, सिर बता देता है। जैसे इस समूह की अगर बात करें जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, एक किसी चरागाह में कुछ गाय हैं, ठीक है। गायों के आपको पता है कि 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। कुछ चरवाहे हैं, चरवाहे जो होते हैं आदमी हैं, पर्सन हैं, उनके 2 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं और चरवाहों के 2 पैर होते हैं। उनके सिरों की संख्या 20 है। मतलब अगर टोटल की बात किया जाए, टोटल 20 है। अर्थात ये क्या है पता है, इसमें गाय है प्लस चरवाहा, गाय और चरवाहों की संख्या यहाँ पर 20 है। क्योंकि सिर टोटल 20 है तो संख्या टोटल 20 हो गई। कुल गायें और उनको गायों को चराने वाले चरवाहे 20 है। पैरों की संख्या 64 है। जो उनके टोटल पैर हैं, टोटल लेग्स हैं अर्थात पैर हैं, वो आपके 64 हैं। 64 में आपको कन्फर्म है कि गायों के 4 पैर हैं और आदमियों अर्थात चरवाहों के 2 पैर हैं।
हम ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लॉजिकली ज़्यादा इधर उधर इन्वॉल्व ना होके ऑप्शन से मैच करा लें। गाय और चरवाहे टोटल संख्या को दर्शाते हैं। अब इस प्रश्न में अगर हमसे पूछा है गाय और चरवाहों की संख्या बताओ, सबसे पहले गाय की संख्या बतानी है कि गाय कितनी है, और उसके बाद चरवाहों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन भी इसी प्रकार से रहेगा कि आप पहले गाय को रखिएगा फिर चरवाहों को रखिएगा। जैसा पूछा जाएगा जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में ऑप्शन में उत्तर हमें देना होगा। हो सकता है आपका नंबर मैच कर जाए लेकिन गाय चरवाहों की संख्या पलट जाए, इधर उधर हो जाए, तो आप उसको गलत मानिएगा। सही आंसर होगा अगर सीक्वेंस सेम चलेगा तो पहली चीज़ भैया, टोटल की संख्या 20 है। अर्थात अगर एक कोई समूह में पहला भाग अगर गाय का रहे और दूसरा भाग अगर चरवाहे का रहे तो जुड़ करके दोनों 20 होने चाहिए। आप सारे ऑप्शन देखिए जुड़कर 20 हैं, तो ऑप्शन से एलिमिनेट जोड़कर नहीं कर सकते। अब पैरों से ही मैच कराएंगे। अगर हम पहले ऑप्शंस को लेकर चलें, गाय को 18 माने तो 18 चौके 72 होता है, ठीक है, और 64 टोटल है, तो किसी भी हालत में पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब गायों के ही, अगर हम गाय को 18 मान के चल रहे हैं, उनके ही पैर को जोड़ ले 74 है, 72 है, और कुल संख्या 64 है, तो पहला ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन अगर हमने लिया, गाय को अगर हमने 12 माना तो 12 गुणे 4 करें 48 हुआ, गायों के पैर 48 हो गए, और आदमियों के पैर अगर चरवाहों की बात करें तो 8 गुणे 2 अर्थात 16 हो गया। दोनों को जोड़ के देखें, 8 से 14, 4 1 5 1 6 64 आ रहा है। मतलब ये सेकंड ऑप्शन है 12 और 8, यही राइट सोल्यूशन है। 12 गायें हैं जिनके अगर पैरों की बात करें तो 12 चौके 48, 8 यहाँ पर चरवाहे हैं, 8 दूना 16, जोड़ दिया तो 64 है, पैरों की संख्या निकल आई, और 12 8 जोड़ के देखिए तो 20 है। यहाँ पर 20 क्या बता रहा है, 20 बता रहा है कि टोटल यहाँ पर कितनी संख्या है। जब प्रॉपर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो इसको एलिगेशन से, हालांकि मैंने एक वीडियो दिया जिसमें एलिगेशन से सारे प्रश्नों को हल कराया है, लेकिन हम गुमराह नहीं करना चाहते इधर उधर के चक्कर में अपना भयभीत होकर के, परेशान होकर के। ऐसे कर ले, इस तरह से करने से आपको ज़्यादा क्लियर और क्लिक हो जाएगा, जिससे कि आप आंसर बता सकेंगे। होप सो यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक पार्टी में यदि प्रत्येक व्यक्ति, पार्टी का कोई एक ऐसा ग्रुप हो जिसमें लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कभी भी हाथ मिलाना मतलब खुद अपने आप से तो हाथ हम मिलाएंगे नहीं, ठीक है। मैच अगर होगा तो हम किसी विपक्षी टीम से ही खेलेंगे, हम किसी अपने से ही तो मैच खेलेंगे नहीं। तो हाथ अगर कोई मिलाता है तो प्रत्येक अपने को छोड़कर बाकियों से मिलाता है। अगर किसी समूह में संख्या n है, किसी समूह में संख्या n है, मतलब 10 है, 15 है, 20 है, तो अगर 10 है तो 9 लोगों से हाथ मिलेगा, प्रत्येक लोग 9 से हाथ मिलाएंगे। 15 है तो 14 लोग प्रत्येक से हाथ मिलाएंगे। एक कम मिलाया जाता है, जैसे समूह में अगर 11 खिलाड़ी हैं, 11 सभी से हाथ मिलाते हैं, खुद को छोड़कर बाकी 10 खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे, सब के सब 10-10 से मिलाएंगे। बट इस सिचुएशन आप समझिए, जैसे मान लीजिए पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, हाथ अगर मिला, इन्होंने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इन्होंने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, मतलब दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन हाथ मिलाने की काउंटिंग एक बार की जाएगी। हाथ मिलाने की काउंटिंग, जैसे अगर मैच हुआ तो 2 टीमें खेली, पहली टीम दूसरे से खेली, खेल जो है यहाँ पर गेम एक ही माना जाएगा, मैच तो एक ही होगा ना। बट यहीं पर एक प्रश्न आता है उपहार का, और इस सेट में भी एक उपहार का प्रश्न है। उपहार का आता है, उपहार अगर जैसे यह इनको दें और यह इनको दें, तो उपहार का डिस्ट्रीब्यूशन 2 होता है। गिफ्ट 2 मिलेंगे, गिफ्ट 2 जाएंगे, और हाथ मिलाए जाएंगे, हाथ जो मिलेंगे वो एक बार मिलेंगे। इसके लिए मैंने कहा था, अगर समूह में संख्या n है तो n इंटू अगर मैं n-1 कर दूं तो हमें टोटल काउंटिंग पता चल जाएगी। जैसे अगर 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, 11 लोग अपने मतलब सभी से हाथ मिलाते हैं, तो 11 गुणे 10 110। लेकिन मैंने कहा कि 2 लोग मिलाते हैं, एक बार काउंट किया जाता है, तो बटा 2 किया जाता है। n इंटू n-1/2 करते हैं तो हाथ मिलाने वालों की संख्या पता चल जाती है। ये हाथ मिले हैं इतनी बार, देखिए हाथ मिलाने के लिए इतना होता है, और यही उपहार अगर बांटना हो तो आप कंफर्म कर लेना, केवल n इंटू n-1 करना है आपको, सीधा मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि उपहार 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पर जो हाथ मिले उसकी संख्या दिया है 66, और कितने सदस्य थे ये पूछा था, तो रूल के हिसाब से n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 बराबर 66 हुआ, तो n इंटू n-1 बराबर 132 होगा। बट प्रॉब्लम है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। आप ऑप्शन फिर यहाँ पे चले जाइए, अगर n का मान हम 12 ले लें तो 12 गुणे 11 क्या होगा, 12 के 12, 12 के 12 की तरह 132 हो रहा है, जो इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब 12 व्यक्ति थे, सभी ने अपने को छोड़कर एक दूसरे से हाथ मिलाया, टोटल हाथ मिले हैं 66 बार, 66 टाइम। और यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर नोट कर सकते हैं, 12 व्यक्ति रहे होंगे इस समूह में। क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा।
यहीं पर उपहार का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उपहार का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली n-1 n इंटू n-1 अर्थात 132 बार 132 गिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पैकिंग होती, 132 उपहार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि कभी अगर कोई जैसे बस है, कार है, अगर किसी यात्रा को कवर कर रही है, तय कर रही है, तो उसको अलग अलग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। कभी कभी उसे रुक रुक के चलना पड़ता है, स्टॉपेज पे रुकना पड़ता है, या अगर कोई इंटरप्ट है, सड़क ख़राब है या कोई बाधा है तो उसे रुक करके थोड़ा सा चलना पड़ता है। एक बस अगर बिना ठहराव के, बिना इंटरप्ट के, बिना किसी उसमें वह अपने फ्लो में जाती है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है। इसका सेंस है कि वह 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब होता है 1 घंटे में 54 किलोमीटर। लेकिन अगर रुक रुक के जाती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है। इसका मतलब क्या है कि वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर ही जा पाती है। मतलब उसकी जो नियत चाल है, जैसे एक नाव धारा का प्रश्न होता है, तो नाव जो होती है किसी पानी में जब मूव करती है तो उसकी अपनी एक नेचुरल स्पीड होती है। बट अगर पानी का मूवमेंट जब उसको प्रभाव डालता है तो कभी पानी उसको साथ देता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी पानी उसका विरोध करती है तो उसकी स्पीड घट जाती है। यहाँ भी सेम है। अगर बस स्मूथ चल रही है बिना किसी इंटरप्ट के तो वह 1 घंटे में 54 जा रही है। लेकिन अगर रुक गई तो 1 घंटे में कितना जा रही है? 45। यहीं पे प्रश्न, अगर स्मूथ चाल बस की 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो और रुक रुक के चाहे जो हो, आपसे एक्चुअली प्रश्न पूछा जाता है कि 1 घंटे में बस कितनी देर रुकी। यही पूछा गया होगा कि प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। अगर बस की एक्चुअल चाल 60 है और रुक रुक के 45-55 जो भी है, तो जो डिफरेंस होता है बस उतने ही मिनट तक रुकती है, इसमें दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम तभी होता है जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि अगर बिना रुके चलेगी तो 54 जाएगी 1 घंटे में, रुक के जाएगी तो 45 जाएगी। तो इन दोनों के बीच फ़र्क क्या है? 9 किलोमीटर का। कितने का फ़र्क है? 9 किलोमीटर का। अब इस 9 किलोमीटर को हमें प्लान करना है कि अच्छा 9 किलोमीटर किसका इम्पैक्ट है, मतलब या सोचा जाए तो 9 जो किलोमीटर है वह अगर पार्ट है जो कमी है तो किससे कमी है? नेचुरलिटी से, एक्चुअलिटी से। एक्चुअलिटी क्या था? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से जाएगा, 9 छंगे 54 अर्थात 1/6 घंटे। मतलब वह 1 घंटे में 1/6 घंटे रुकेगी। बस 1 घंटे में 1/6 घंटे रुकेगी। घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा करते हैं, तो 1/6 गुणे 60 कर दें, इसका मतलब हर वह घंटे 10 मिनट रुकेगी। हर वह घंटे कितने मिनट रुकेगी? 10 मिनट। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। हर घंटे बस 10 मिनट रुका करेगी, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। मेरे ख्याल से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यह अप्रोच क्लियर हो गया होगा। ऐसा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। रुक के चलेगी और मतलब लगातार चलेगी, कुछ नहीं करना पड़ता। दोनों का अंतर डिवाइड बाय नेचुरल स्पीड, इससे घंटा आता है, उस घंटे को बस मिनट में कन्वर्ट कर दें, आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा कितने घंटे, एक्चुअली कितने मिनट 1 घंटे में बस रुका करेगी। चौथे प्रश्न का हल है। आयु संबंध भी आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर हर बार दे रहा है, तो आयु संबंध का प्रश्न भी क्लियर कर लें। आयु संबंध एक्चुअली 3 लेवल पे काम करता है। प्रेजेंट, जिसमें हम जीते हैं, हमसे पहले और हमसे बाद, तुलनाएं की जाती है एक से अधिक व्यक्तियों की आपस में। यहाँ पर 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। मैंने सबके वीडियो आपको दिए हैं, होप सो आपने देखे भी होंगे, मुझे इतना डाउट नहीं है, इसलिए बहुत समय मैं नहीं ले रहा हूँ समझाने में। ये वर्तमान है, तब भी मैं बहुत लेता हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर बहुत समय लेते हैं, नहीं, समझाना जो होता है ना, वो एक अलग प्रकार की कला है, और उसमें कोशिश की जाती है कि आपके नब्ज में, जेहन में वो चीज़ें डाल दे जो आप पढ़ें। हमें एक करंट आंसर से, जैसे हम क्षणिक जो है कहते हैं कि एक्टिविटी के लिए या क्षणिक सलूशन के लिए हम काम नहीं करते। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको परमानेंट सलूशन मिले, और इसीलिए मैं उस चीज़ को स्मूथली और लगातार समय देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके जहन में वो चीज़ें जाएँ। जल्दी कोई चीज़ बता के उस करंट प्रॉब्लम का तो निदान आपने कर दिया, बट हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए हमेशा समझने के लिए और पढ़ने के लिए कि आप हमेशा चीज़ों पे समय दें। जब समय देंगे तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको हमेशा लाइफ में मिलेगा। ये वर्तमान सिचुएशन है, आप यहाँ पर अभी रहते हैं, और इसमें कहा था ए और बी की आयु का अनुपात था, लेकिन कब? 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व देखिए इनकी आयु का अनुपात था, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। ये था, यहाँ पर ए था और बी था, ये सिचुएशन है। फिर आगे बढ़िए, 8 वर्ष बाद देखिए, कभी भी कोई कैलकुलेशन होगा, कोई कंपैरिजन होगा, हमेशा वर्तमान से होता है। जैसे 4 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी आयु का अनुपात 11:13। 11:13। अब हमसे क्या पूछा गया देखिए,
उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। इस समय करंट में उन दोनों की आयु का योग क्या है। आपको अगर दो लेवल पे अनुपात दिखें, ठीक है, हम जनरली स्कूल में किए हैं इसको, इस समय उम्र 4x 5x मान लेते थे और उसमें 4 और 8 जोड़ के हम लोग कर लेते थे अपने हिसाब से, अनुपात डिसाइड करके वैल्यू निकालते थे, बट इस तरह से आपको नहीं करना है। ऐसे में आपको इनका गैप देखना चाहिए, ये गैप कितना है और ये गैप कितना। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, 4 से 5 है तो 11 से 13 है, मतलब बढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक गैप देखो 4 7 11 होता है, बस 5 8 13 है, मतलब ये डिफरेंसेस सेम नहीं है। 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। डिफरेंसेस सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ता है। सेम कैसे बनाएंगे, इनका गैप देखो कितना है 2 का, और इनका गैप देखो कितना है 1 का। 1 से इसमें गुणा करो और 2 से इसमें गुणा करो। अभी आप देखो रेशियो का गैप सेम हो जाएगा। कहाँ से 2 आया, इन दोनों का गैप 2 था, 2 में इसमें गुणा हो रहा है। इन दोनों का गैप 1 था, 1 से इसमें गुणा हो रहा है। करो ना करो कोई फर्क नहीं होता। 2 से गुणा करें भैया, यह 8 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा। जो 4 और 5 था वही 8 10 है। अगर आप सिंप्लीफाई कर लो फिर वहीं पहुंच गए, बट डेटा हमने बदल दिया। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 8 3 11 और 10 3 13। अब आपको अंतर दोनों का सेम दिख रहा होगा ना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम सेम डिफरेंस 3 की तुलना इनकी एज डिफरेंस से कर सकते हैं और किसी की उम्र निकाल सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि यह डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है। आप वर्तमान में थे 4 साल पहले, 8 साल बाद मिला दिया जाए तो 8 साल का, सॉरी 4 8 12 साल का गैप है। कितने साल का, 12 साल का। ये समझ रहे ना, आज है, आज से 4 साल पहले और 8 साल बाद में गैप कितना हो जाएगा, 12 का। तो 3 की तुलना तुरंत 12 से कर दो तो 1 बराबर 4 हुआ। अब जैसे हमसे पूछ रहा वर्तमान में दोनों की आयु का योग, यहाँ पे दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। आप 4 साल पहले दोनों की आयु का योग बताओ। इसके लिए आपके इनके अनुपाती पदों को जोड़ना होगा। 10 8 18 जोड़ के देखिए, 18 गुणे 4 कर दे, 18 चौके 72। अर्थात 4 साल पहले दोनों की आयु का योग 72 था। 4 साल पहले दोनों की आयु, जैसे ऐसे होता है कि 4 साल पहले अगर दो लोग 72 की एज में थे, मतलब दोनों की आयु का योग 72 था, तो 4 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। 4 साल बाद अर्थात वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या होगा, ये आपको समझना है। जैसे हमसे कब पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है, ना कि 4 साल पहले की। 4 साल पहले तो दोनों जुड़ के 72 थे। अगर उनको अभी वर्तमान में लाना है तो 4 पहले में भी जुड़ेगा और 4 दूसरे में भी जुड़ेगा। भाई दोनों लोग में 4 4 जुड़ेगा, अर्थात 8 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा। और 72 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 80 हो जाएगा। वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना होगा, बोले 80 होगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज दोनों की आयु की, दोनों की जुड़ करके इस समय कितनी होगी, 80 हो जाएगी। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकता है, इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे प्रश्नों पर अपना कमांड और अपना फोकस बना के रखिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए, जैसे पार्टी का एक प्रश्न हमने किया था, मैंने उसमें हाथ मिलाने की बात करी थी। किसी पार्टी में कुल 23 लोग सम्मिलित होते हैं। 23 लोग आते हैं, ऐसे 1 2 3 4 इस तरह से 23 लोग हैं, 23 लोग। ठीक है, वह एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन से हाथ मिलाया, मैंने कहा इसने हाथ बढ़ाया, इसने हाथ बढ़ाया, हाथ मिल गए। हाथ मिलना एक काउंट होता है, एक काउंट होता है। और एक दूसरे को उन्होंने गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट हमेशा 2 काउंट होता है। ध्यान दीजिएगा, हाथ मिलना 1 काउंट होता है, गिफ्ट 2 काउंट होता है। हर व्यक्ति अपने से छोड़कर बाकियों से हाथ मिलाता है और एक दूसरे को गिफ्ट देता है। तो पूछा गया कितनी बार हाथ मिले और कितने गिफ्ट गए। मैंने अभी हाथ मिलने को बताया कि हाथ जो मिलाना होता है उसके लिए सिंपल सा आपको n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 करना है। और गिफ्ट की अगर बात करी गई तो गिफ्ट सिंपली n इंटू n-1 हुआ। मतलब आप n इंटू n-1 करिए और उसी को 2 से भाग कर दीजिएगा तो हाथ मिलना हो गया, और वही ले लीजिए तो गिफ्ट हो गया। n का मान 23 है, मतलब व्यक्ति 23 है, तो आपको करना पड़ेगा 23 गुणे 22 बटे 2। तो भैया ये आपका हो गया 11, 11 3 33, 11 दूना 22, 22 3 25, 253 बार हाथ मिलेंगे। और अगर दूना कर दें या 23 गुणे 22 कर दें तो 506 बार, जस्ट डबल 506 उपहार बटेंगे। तो इसका उत्तर देखो, आपको पहले ही ऑप्शन में दे रहा है, 253 बार हाथ मिलेंगे और 506 उपहार बटेंगे। तो राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है छठे प्रश्न का, आप इसको उतार लें, करेक्ट आंसर। होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसका मैंने पैटर्न आपको बता रखा है। सिक्के का एक प्रश्न देखा जाए। एक थैले में कुल 8 4 1 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। देखो,
हमने आपको हमेशा बताया कि सिक्के आपको अलग अलग नेचर के दिखते हैं। जैसे हमें 25 पैसे का सिक्का दिखा, 50 पैसे का सिक्का दिखा और 1 रुपए का सिक्का दिखा। 3 प्रकार का सिक्का दिखा। उनकी संख्या का अनुपात आपको दिया है। संख्या का हमें उनका मान डिसाइड करना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी भी ऐसा बनेगा तो संख्या का अनुपात अगर दिया है तो मान का अनुपात आपको, मतलब मान आपसे पूछेगा। संख्या का अनुपात दिया है तो मान पूछेगा और मान का अनुपात दिया है तो संख्या आपसे पूछेगा। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं जिनकी संख्या का अनुपात दिया है कितना, 8, 4 और 1। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, संख्या का अनुपात है लेकिन इसने कहा 30 रुपए, अर्थात मूल्य कुल 30 रुपए है। मतलब संख्या का अनुपात है और मूल्य दिया है कि जैसे हमने कहा हमारी जेब में 10-10 के 2 नोट हैं, 20-20 का 1 नोट है, तो 10-10 का 2 नोट मतलब 10 दूना 20 और 20 का 1 नोट मतलब 40। मतलब कुल हमारे पास नोट तो 3 हैं बट रुपए हमारे पास 40 हैं। यही स्थिति है कि हमारे पास सिक्कों की संख्याएं इस अनुपात में हैं लेकिन उनका मूल्य आपको दिया है कितना, बोले, मूल्य दिया है 30 रुपए। ऐसे में आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप संख्या को मान में कन्वर्ट करें, अर्थात मूल्य में कन्वर्ट करें। अब मूल्य में देखिए कन्वर्ट कैसे होगा। कन्वर्ट करने का तरीका आप समझिए। जो इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू जैसे 25 पैसा मतलब 1/4 रुपए, एक चवन्नी का सिस्टम होता है। 50 पैसे 1/2 रुपए होते हैं, एक तो एक ही होता है। सिंपली मल्टीप्लाई करें, जैसे 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा और 1 1 ही रहेगा। तो इनकी संख्या, मूल्यों का अनुपात 2 2 और 1 हो गया। अब मूल्यों का अनुपात है और अपने पास कुल मूल्य है। हमसे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। ऐसे में जब, क्योंकि एक नेचर में मूल्य में अनुपात है और मूल्य ही दिया है, अगर यहीं पर संख्या का अनुपात होता और संख्या ही दिया होता हम उत्तर कर लेते, बट यहाँ पर मूल्य, संख्या का अनुपात दे के हमको मूल्य दिया था तो मैंने संख्या से मूल्य कन्वर्ट किया। अब आप कैसे हो रहा है इसमें भी डाउट ना क्रिएट करिएगा। 8 गुणे 1/4 किया है मैंने, ध्यान दे दीजिएगा, मैंने इस पर खूब डिटेल से कॉन्सेप्ट बताया है। 4 गुणे 1/2 किया है मैंने और 1 गुणे 1 किया है मैंने, तब जाकर यह मूल्यों का अनुपात बना है रियलिटी में। ऐसे में अब आपके पास मूल्यों का अनुपात है और मूल्य है, अनुपाती पदों को जोड़ दें। 2 2 4 1 5, 5 बराबर आप 30 कर दें, 1 बराबर 6 हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए आप 50 पैसे का मूल्य निकाल दें, 2 बराबर 12 हो जाएगा। मुझे बस इतना बता दें, जैसे मेरे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं और कुल रुपए हैं 12, कितने सिक्के हैं भाई? अगर 1-1 रुपए के सिक्के होते, कुल रुपए होते 12, सिक्के होते 12। 2-2 रुपए के सिक्के होते, सिक्के और टोटल रुपए होते 12, सिक्के केवल 6 ही होते। समझ रहे हैं? ऐसे अगर 50-50 पैसे के सिक्के हैं, क्योंकि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बनते हैं, तो 12 तो रुपए हैं आपके पास, 12 रुपए हैं, सिक्के हो जाएंगे 24। इसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे आपको मूल्य पता चल गया कि 12 है, हमें अब इसको संख्या में बनाना है, तो जो इनका उल्टा होता है ना उससे गुणा करना होता है। 12 दूना 24, उल्टा करिए 1/2 का, 2 होगा, तो 2 से अगर हम इसको गुणा कर दें 24 सिक्के होंगे। 50 पैसे के कुल 24 सिक्के होंगे। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 7वां सिक्कों का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा प्रश्न भी दिमाग में रखिएगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर एक चक्कर का भी है। साइकिल का पहिया कितने चक्कर लगाता है, कार का पहिया कितने चक्कर लगाता है अगर वह किसी एक निश्चित दूरी को तय करता है। जो सर्कुलर शेप में होता है कोई भी पहिया, जिसकी त्रिज्या होती है, जिसकी परिधि होती है, ये परिधि है, हमेशा कोई पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। जितनी उसकी परिधि होती है उतना ही वह एक चक्कर में लेंथ कवर करता है हमेशा। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि अगर आपको किसी एक सर्टेन यात्रा को करना है, कोई दूरी तय करनी है, तो चक्करों की जो संख्या होती है वह कुल दूरी बटे पहिए की परिधि होती है। और पहिए की परिधि, अगर हमें सर्कल की परिधि क्लियर है, परिधि क्या होता है, 2πr होता है। कोई भी अगर रेडियस दिया है तो 2 गुणे 22/7 गुणे r कर दीजिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है तो परिधि पता चलता है। एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर, कुल दूरी 44 किलोमीटर है, ठीक है, इसको तय करती है और 5000 चक्कर लगाता है। तो आपसे पहिए की त्रिज्या पूछा गया है। मैंने अभी बताया चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा पहिए की परिधि। अगर मैं यहाँ से परिधि निकालूंगा तो चक्कर से इसको भाग करना पड़ेगा,
तो परिधि कितनी आएगी पता है? परिधि आएगी 44/5000। बट आप एक ध्यान से सोचो और उत्तर भी मैच कराओ, सब सेंटीमीटर में है, ये क्योंकि किलोमीटर में है तो इसको भैया आपको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 तो मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 2 5, 5 जीरो बढ़ाए जाएंगे, बढ़ा दिया, ठीक है। 3 जीरो ऐसे ही ख़त्म कर दो, कर दिया। 5 अठे 40, 5 अठे 40, 880। 880 अब यह सेंटीमीटर हो गई पहिए की परिधि। पहिए की परिधि अभी लिखा मैंने 2πr होता है, तो 2πr 880 हो गया। अब इसी से r आपको फाइन करना है। 2 गुणे पाई का मतलब 22/7 गुणे r बराबर 880। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 20 हो गया। r का मान 20 गुणे 7 कर दे 140। 140 सेंटीमीटर उस साइकिल के पहिए की क्या थी? त्रिज्या थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग दिमाग में सेट करें। अब बात आएगी डीआई की। डीआई मैंने 2 प्रकार की ली है, एक पाई चार्ट, कल के सेशन में मैंने एक बार डायग्राम की डीआई ली थी, आज मैंने यहाँ पर अथेंटिक और 2 महत्वपूर्ण डीआई ली है। एक पाई चार्ट लिया है और लाइन डायग्राम लिया है, जो आगे का लास्ट डीआई होगा उसमें 3 प्रकार के फिगर यूज किए जाएंगे, 3 लाइन्स यूज की जाएंगी, तो इसलिए उसको देखिएगा और पूरे सेशन को देखिए, अच्छे से क्लियर होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। एक स्कूल में विभिन्न हॉबी कक्षाओं में, हॉबी कक्षाएं जो अलग अलग प्रकार की नेचर पे डिपेंड करने वाली होती हैं, कुल बच्चे 3600 हैं और अलग अलग, क्योंकि पाई चार्ट के बारे में बस इतना जान लीजिए, यह एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है। एक सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री होता है और किसी प्रकार का टोटल वर्किंग हमेशा 100% होती है। इसकी तुलना 100% से की जाती है। जैसे हम अपने पूरे खर्चे को, पूरी इनकम को कुछ खर्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरे 100% को कुछ अलग अलग भागों में बांट देते हैं, उसी प्रकार से 360 डिग्री का उपयोग इसी तुलना को देखते हुए कि अगर 360 डिग्री को 100% मान लें तो अब परसेंटेज जैसे जैसे बनेंगे, जैसे 20% कहीं आएगा, कहीं 30% आएगा, कहीं 35% आएगा, तो उसके अलग अलग सेक्टर बना के कोणों के हम इस सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर 100% को ही मान करके रिप्रेजेंटेशन किया गया है। पाक शास्त्र कक्षा में हॉबी है किसी की, गायन कक्षा में हॉबी है किसी की, नृत्य कक्षा में, चित्रकारी में, सिलाई में, नाटक कक्षा में जो छात्रों की हॉबी है उसके आधार पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप एक एक करके प्रश्नों को पढ़िए और हल करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और ऐसे प्रश्न का उत्तर एग्जाम हॉल में दे के आए। कह रहा पाक शास्त्र कक्षा में, पाक शास्त्र कहाँ पे है? पाक शास्त्र ये है जिसमें 22% लोग इन्वॉल्व हैं। विद्यार्थियों की संख्या जो कि 22% है। नृत्य कक्षा, डांस क्लास जो है, जो 21% को दिखा रहा है। में भर्ती हुए विद्यार्थियों की कक्षा के कितने परसेंट है? जो 22 है यह 21 का कितने परसेंट है? 22 21 से ज़्यादा है तो 100% से ऊपर आएगा, लेकिन 100 में 3 ऑप्शन है। अब किसको सेलेक्ट करें? तो हमने लिखा 22 गुणे 100/21, क्योंकि 21 का परसेंट निकालना है, कोई कटपिट नहीं रहा है। मैंने 2200 और नियरर वैल्यू है इसलिए मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे दिमाग लगा लेता कुछ ना कुछ कम ज़्यादा करके। यहाँ पे नज़दीक नज़दीक में मान है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। 21 से भाग करें, 21 एक बार, 22 एक बार, 21 एक 21 होता है, 1 जीरो आएगा, 1 जीरो लगाना पड़ेगा, 100 होगा, 21 100 के 84। अब मैं कन्फर्म हूँ 104 दशमलव समथिंग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हमें कन्फ्यूजन नहीं है, हम 104.76 अब आगे नहीं करूँगा क्योंकि बाकी तो 103 110 है, तो यहीं पे रोक देना है। 104 दशमलव समथिंग परसेंटेज है पाक शास्त्र किसका? नृत्य का। ये प्रश्न का हल है। दूसरा देखिए इस पर, सिलाई और नाटक कक्षा में, सिलाई की बात करें और नाटक, तो सिलाई कहाँ है? 11 और नाटक कहाँ है? 13। 11 और 13 जोड़ दें, 11 13 जोड़ दें तो कितना होता है? 24। सिलाई कक्षा और नाटक कक्षा अगर हम जोड़ दिए तो कितना हुआ? 24 में मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? भर्ती विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या? क्योंकि टोटल आपने जब स्टार्टिंग का पेज देखा था 3600 थे, अब ये दोनों मिलके 24% है। यह 24% टोटल 3600 का कितना है? तो 24% मतलब 24/100, परसेंट हमेशा वैल्यू में 100 से भाग करके बनता है, गुणे आप 3600 कर दें, 2 शून्य तो ऐसे ही जाएंगे, 24 गुणे 36 कर दें, 24 छक्के 144, कैरी 14 होता है, 24 या 72, 72 14 86 होना चाहिए।
864 है, हाँ डी ऑप्शन। 864 बच्चे हैं, किसमें? नाटक और सिलाई में मिला करके, राइट सोल्यूशन हो गया। चित्रकारी कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए? अभी आसान है, चित्रकारी ये है 15, सेम वही करना जो वहाँ जोड़ के किया था, यहाँ अकेले के लिए करना है। 15 भी परसेंट में है, बटे 100 कर दें, गुणे 3600 कर दें, 2 शून्य, 15 छक्के 90 की शून्य हासिल 9, 15 तिया 45, 45 9 क्या होता है? 54, 540 टोटल यहाँ पर कितने हैं बताएं? 540 डी ऑप्शन। प्रिंटिंग अर्थात चित्रकारी में टोटल यहाँ पर हॉबी में सम्मिलित बच्चे कितने हैं? 540, 11वें का आंसर हो गया। चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? चित्रकारी कहाँ पे है? ये है 15। गायन कहाँ है? गायन कहाँ है बताएं? ये है 18। 15 जो है यही लिखा है ना, चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है? ये 15 है और 18 है। 15 18 का कितने परसेंट है? 100 से अंदर होगा और सब 100 के अंदर है। तो ऐसे में देखो पूरा नंबर ने ना लेके चले, अगर कुछ कटता दिखे, जैसे 3 पचे 15, 3 छंग 18, तो मैं लिख सकता हूँ 5 के बारे में पूछा गया है, 6 से रिलेट करता, बटा 6 कर दें, 2 तिया 6 होता है, 50 होता है। 50 बटा आप 3, 50 क्या मल्टीप्लाई करें 5 से, 250 बटा 3 करें, 3 अठे 24, 3 तिया 9, 83 दशमलव समथिंग होगा, लगभग बोला भी है 83.33 है, तो 83 ले लीजिए, 83 राइट सोल्यूशन इसका, ठीक है। 83% है कौन? चित्रकारी, किसकी तुलना में? गायन में। तो 12वें का उत्तर आपके सामने है सी ऑप्शन। अगला देखें, गायन और नृत्य कक्षा में मिलाकर अगर बात में किसकी किसकी करूं, गायन की, गायन कहां पे? 18, और नृत्य कहां पे है? 21, जोड़ दिया दोनों को, 8 1 9, 2 1 3, 39 आ रहा है। गायन और नृत्य को मिला दिया तो 39 है, लेकिन बोला ना मिलाकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का नाटक कक्षा, नाटक कहाँ? ए है, के साथ क्या अनुपात है क्रमशः? तो पहले इनको देखें, 39 है, 39 का अनुपात आपको किसके साथ करना है? 13 के साथ। ऐसे में बहुत लोग कैलकुलेट करने लगते हैं कि पहले मान निकालें, नहीं, आपको अगर सिमिलर नेचर का डेटा मिले तो आप डायरेक्ट कंपेयर करें, 13 के 13, 13 तिया 39, 3:1 है, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए है। अब हम बात करेंगे अगली डीआई की। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 लाइन डायग्राम, आप वीडियो एग्जाम में देखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा, तो ऐसा प्रश्न ध्यान से देखें और करें। क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित रेखा आरेख का अध्ययन करें, लाइन डायग्राम का। विगत कुछ वर्षों में 3 कंपनियों के निर्यात करोड़ों में दिए गए हैं। कंपनी 3 है, कंपनी एक्स है जो इस तरह से बनाई गई, इसको ध्यान देना, ब्लू कलर से, रेड कलर से कंपनी जेड को, और वाई को ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ट्रायंगल और डॉट इस तरह से बनाए गए हैं छोटे बड़े करके। निर्यात सबके अलग अलग करके दिया गया है, जैसे हम 93 निर्यात देख रहे हैं, इतना 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 है, 94 में इतना है, इस प्रकार से निर्यात दिया गया है, सबके अलग अलग दिया गया है, करोड़ों में दिया गया है। अब एक एक को देखा जाए, हल किया जाए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जोड़े के वर्षों में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर था? देखो अगर वर्ष की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 है। किस जगह पे बराबर था? तो बराबर के लिए जैसे अपने पास 95 है, 98 है, 96 है, 98 है, 97 98 है, 95 96 है। तो ऐसा नहीं कि आप सबको जोड़ के देखिए, उनको जोड़ के देखिए जो आपको मैच करें। जैसे हम सबसे पहले 95 जोड़ें, 1995, तो 95 में देखो 40 60 और 120, तो 40 60 100 होता है, 120 मिलके 220 होगा, सभी कंपनियों का कुल निर्यात 220 रख लीजिए। 98 का जोड़ के देखें, 98 में क्या है? 50 80 और 100, 50 80 130 और 100 230 होता है, तो पहला तो मैच नहीं किया। अब 96 और जोड़ लीजिए तो अभी क्लियर हो जाएगा। 96 का देखिए, 60 70 90, 60 70 कितना होता है? 130 90 220, ये तो हो गया, दोनों मैच कर गए। 95 और 96 में तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर था, 95 96 डी ऑप्शन है। ये देखिए कितना बढ़िया से आ जाता है। अगर हम सोचे हम चले सबको जोड़ने लगे तो टाइम लगेगा, आपको ऑप्शन से रिलेट करना चाहिए। 95 जोड़ लेते, 96 97 98, बस 4 जगह जोड़ना होता, जोड़ लेते कन्फर्म। हालांकि 2 ही जोड़ने से कन्फर्म हो गया हम लोगों को, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 95 और 96 में तीनों कंपनियों के कुल निर्यात बराबर थे।
कंपनी वाई के लिए दी गई अवधि के दौरान, कंपनी वाई किससे है? ग्रीन कलर से। अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात, जो कंपनी वाई है उसका औसत वार्षिक निर्यात कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग कितने प्रतिशत है? अब एक डाउट होता है यहाँ पे, क्योंकि हम सबको पता है औसत जो होता है योग बटा संख्या। आपके मन में अब तो चलेगा ही कि सर पहले मैं कंपनी कौन कौन सी थी, वाई है, वाई के सभी निर्यात का औसत निकालूं, सबको जोड़कर संख्या से भाग करूं, जेड के सभी निर्यात का औसत निकालूं, जोड़ के संख्या से भाग करूं, फिर वाई का जेड से परसेंटेज बनाना है, गुणे 100 बटे जेड का मान करूं। तो ऐसा करने पे टाइम लगेगा आपको। अगर जब सेम दोनों में औसत ही बोल रहा और संख्याएं सब में बराबर हैं, संख्याएं इसलिए बराबर है क्योंकि वर्ष जो है सब में सेम है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है। ये प्रॉब्लम तब होती है औसत निकालने की जब किसी में 4 वर्ष हो, किसी में 3 ही वर्ष हो, 5 वर्ष हो, डिफरेंट हो तो होगी। जब सेम दोनों में 7 है, 7 वर्ष है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हम बात किसकी कर ले? वाई की। वाई मतलब ग्रीन कलर, 80, 40, 60, 60, 80, 100, 140। थोड़ा जोड़ के देखें कितना हो जाएगा बरबल। 80 देखो, 80, 40, 120, 120, 60, 180, 180, 60, 240, 240, 80, 320, 300, 420, 560, जोड़ दिया तो 560 ये आ रहा है। ये वाई का है। अब बात किसकी करते हैं हम? जेड की। जेड कहाँ पे है? रेड से है। जेड कहाँ पे? रेड से। 60, 90, 120, 90, 60, 80 और 100 जोड़िए। 60, 90, 150, 150 और 100 जोड़ा तो 250, 270, सही है ना। फिर देखिए 60, 90, 150, 150 और 100, 250, 270, 270, 90, 360, 360, 60, 420, 420, 80, 500, एक 600 जोड़ दिया तो जेड का मान 600 है। अब ये 560 है और यह 600 है, औसत निकालने की जरूरत नहीं कि बटा 7 उसका करे, बटा 7 इसका करे। अब क्योंकि इसका परसेंट, यह इसका कितना परसेंट है, इसका 0 पहले खत्म कर दो, कर दिया। 4 से अगर करें, 4 14 बार 56 होता है, 4 15 बार 60 होता है, तो आपका हो जाएगा 14 गुणे 100 बटा 15, 5 या 15, 5 भी सामने 100, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 280 हो गया, बटा 3 करें, 3 9 27, 3 3 9, 93 दशमलव समथिंग आएगा, 93.33। देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा ज़रूरत से, अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली। और लास्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, अगर होगा तो और भी हम करते हैं, नहीं एक और है इसके बाद, एक और है लगातार अभी है, तो अभी 2-3 प्रश्न और हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई के निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम था? ये आसान होता है। इसने पूछा एक्स और वाई, एक्स मतलब ब्लू कलर और वाई मतलब ग्रीन कलर, एक्स और वाई। अच्छा, इसमें भी ध्यान उन्हीं ईयर्स पे फोकस करना है। जैसे 94 पे ध्यान देना है, तो 94 कहाँ है? ए है, ठीक है। 95 पे ध्यान देना है, ए है। 96 पे ध्यान देना है, ए है। और 97, मतलब इन्हीं ईयर पे ध्यान देना, बाकी 3 इधर के, 2 इधर के सब छोड़ देने हैं। तो 4 वर्षों में ध्यान देना है कि एक्स और वाई, एक्स और वाई मतलब ब्लू एंड ग्रीन के निर्यात का अंतर सबसे कम है। तो अगर इसकी बात करो तो ब्लू एंड ग्रीन का अंतर 20 का है, देख रहे हैं ना, 20 का है। इसकी बात करें तो ये भी 20 का है, इसकी बात करें तो 10 का है, और इसकी बात करें तो 20 का है। तो सब में 20 का था, केवल इसमें यह कौन था? 96। 96 में निर्यात का अंतर सबसे कम था, अर्थात 10 था। तो 96 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 96 देख के फिगर हम डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 93 में तीनों कंपनियां, 93 ए है वर्ष, तीनों कंपनियों के औसत निर्यात। अब देखो 3 कंपनियों के औसत निर्यात, फिर वही औसत का कॉन्सेप्ट है। तो पहले तीनों कंपनियों का निर्यात सोचो कितना है? 80, 60, 140, 30, 170, टोटल निर्यात 170। अभी औसत मत निकालें, फिर से देख लें, हाँ ठीक है। 98 के औसत निर्यात, 98 गए और औसत निर्यात देखो 80, 50 और 100, 180, 50, 230, यह 230 है, यह 160, 70 है। कह रहा है इनके औसत में अंतर क्या है, यही पूछा ना। देखिए कि औसत निर्यात के बीच, अब देखो आप अगर बटे 3 करें, इससे बढ़िया पहले घटा लें, 60 आया, 60 को बटे 3 कर दें, 20 करोड़ का अंतर होगा। अब 20 3 से क्यों भाग दिया? क्योंकि औसत क्या होता है?
योग बटा संख्या होता है। वो तो नियम ये था कि सबसे पहले शुरू में ही 170/3 करते और 203/3 करते, 230/3 करते, तो आपका सही औसत बनता, तो डिफरेंस क्लियर होता। हालांकि 20 करोड़ राइट सोल्यूशन देखिए, हमने कहा कि पहले अंतर ही कर लो, फिर 3 से भाग कर दो, एक ही चीज हो गई। तो 3 से भाग किया तो 20 करोड़ का अंतर है। कब का? 93 और 98 के सभी निर्यातों के औसत का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन यही है आज के सेशन का, और वीडियो और एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में कंपनी जेड से निर्यात दिए गए वर्षों के औसत वार्षिक निर्यात से ज्यादा था? क्या पढ़ रहे हो? दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में कंपनी जेड, अब एक कंपनी जेड की अगर बात करूं तो ये रेड कलर वाला है। मैंने थोड़ी देर पहले अभी रेड कलर का जोड़ा था एक प्रश्न में, ये जोड़ा था, जोड़ने पर कितना आया था याद है मेरे को? 600। ठीक है, तो कुल निर्यात कितना है? 600। औसत कर लें, औसत क्या होगा बताएं? बटे 7, जोड़ के देखिए कितना आएगा? 7 9 63 नहीं, 7 8 56, 4 0 7 5 35, 85 दशमलव समथिंग होगा। अब इसने हमसे पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में कंपनी जेड के जो निर्यात हैं उसी वर्षों के औसत निर्यात से अधिक था, कितने सालों में? 85 से ज्यादा कहां कहां था? रेड देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 जगहों पे था। 4 जगहों का जो निर्यात था औसत निर्यात से ज्यादा था, आपने नोटिस किया। ठीक है, इस प्रकार से ये डीआई फिनिश, और बहुत इंपॉर्टेंट डीआई थी, ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैं संदेश शुभकामनाएं दूंगा एक वीडियो के माध्यम से आपको, उसमें और भी मैं अपनी तरफ से जो संभव होगा निर्देश भी दूंगा। आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से लगातार यहाँ पे प्रयास किया, मैंने भी कोशिश करी, जितने वो पार्ट थे जो टच नहीं होते हैं उनको मैंने कवर कराने की कोशिश करी। आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ परीक्षा में दें, एकदम कंफ्यूज ना हो, लॉजिकल रहें, अप्रोचेबल रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और आप निश्चित तौर पे अच्छा कर पाएंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने सुझाव और फीडबैक भी ज़रूर दें। आप कितना कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं इसका हमें अपने संदेश से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेषित जरूर करें, संदेश मैसेजेस के माध्यम से। और हमेशा हमसे मैथ्स के लिए जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम आगे की जितनी भी हमारी रणनीतियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम आपको हमेशा प्रेषित करते रहें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।